एकदम गोली की रफ्तार से। 45 के पहले जो है ना हमको कोई कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक ना। जब तक पक्का 45 पे नहीं जाएगा कांटा, कोई कुछ नहीं बोलिएगा। एकदम 45 तक एकदम जम के रहना है, एकदम तांडव करना है। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, लुसेंट में आज होगा प्रकाश। लुसेंट में क्या होगा? प्रकाश। चलिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अब प्रकाश जानते हैं कण प्रकृति भी अपनाता है और तरंग प्रकृति भी अपनाता है। प्रकाश दोनों है, कण भी है और तरंग भी है। आगे बढ़ें। अब प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ। अब बताइएगा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। ये भी विभिन्न एग्जाम में पूछा है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ? अनुप्रस्थ। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ। लेकिन ध्वनि बोलेगा तो अनुदैर्घ्य, ध्वनि बोलेगा तो अनुदैर्घ्य। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के कणिका मॉडल। प्रकाश के कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? दकार्ते। किसने? दकार्ते। प्रकाश के कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? दकार्ते। किसने? दकार्ते। ढकारते नहीं, ढकरिएगा नहीं खा के, डकारते, दकार्ते, ठीक ना। प्रकाश के कणिका मॉडल दकार्ते। प्रकाश के कणिका मॉडल दकार्ते। बताइएगा अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? स्नेल ने। तो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन है और आप लोग अगर बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा, ठीक ना। तो देखिए, सुनिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा। अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। इसी के नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? बताओ जाओ। हाइगेंस। किसने दिया था? हाइगेंस। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस। किसने दिया? हाइगेंस। किसने दिया? हाइगेंस। प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइगेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण किसने दिया? थॉमस यंग ने। प्रकाश का व्यतिकरण किसने दिया? थॉमस यंग ने। प्रकाश का व्यतिकरण किसने दिया? थॉमस यंग ने। इसी सिद्धांत से जो है ना प्रकाश के तरंग सिद्धांत होने का प्रमाण मिलता है। बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश के किस सिद्धांत से, प्रकाश के किस सिद्धांत से तरंग प्रवृत्ति होने का प्रमाण मिलता है? तो व्यतिकरण। किससे? व्यतिकरण से। किससे? व्यतिकरण से। किससे? व्यतिकरण से। बताइएगा, विद्युत चुम्बकत्व का सिद्धांत किसने दिया? विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश सभी 7 रंगों से मिलकर बने हैं। श्वेत प्रकाश सभी 7 रंगों से मिलकर बने। जो स्पेक्ट्रम में हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये किसने दिया है? न्यूटन ने। किसने दिया है? न्यूटन ने। तो श्वेत प्रकाश सभी 7 रंगों से मिलकर बना है, किसने दिया है? न्यूटन ने। स्पेक्ट्रम में हम श्वेत प्रकाश से गुजारते हैं, स्पेक्ट्रम में हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये किसने दिया है? न्यूटन। किसने दिया है? न्यूटन ने। अब प्रकाश की 4 रोमर। प्रकाश की 4 रोमर। प्रकाश की 4 रोमर। रोमर रोएगा तो मर जाएगा। रोमर। प्रकाश की 4 रोमर। प्रकाश की 4 रोमर। लेकिन बोलेगा, क्वांटम थ्योरी। प्रकाश का क्वांटम थ्योरी किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। प्रकाश का क्वांटम थ्योरी किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। प्रकाश का क्वांटम थ्योरी किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। प्रकाश का क्वांटम थ्योरी किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। और अगला क्वेश्चन, प्रकाश के कणों को फोटोन कहते हैं। प्रकाश के कण को क्या कहते हैं बाबू? फोटोन। प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं? फोटोन। इस फोटोन
प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं? फोटोन। तो फोटोन का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन। फोटोन का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन। फोटोन का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा का समूह में आता है। प्रकाश जो आता है छोटे छोटे ऊर्जा के समूह में, जिसे कहते हैं क्वांटा। जिसे क्या कहते हैं? क्वांटा। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं? क्वांटा। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं? क्वांटा। अब प्रकाश की ऊर्जा समूह की परिक्रमा उसके कण होने का प्रमाण देता है। देखो, प्रकाश जो ना बंडल के रूप में होता है। प्रकाश किस रूप में होता है? बंडल के रूप में होता है। प्रकाश छोटे छोटे बंडल होता है या प्रकाश छोटे छोटे पैकेज है। क्या है? प्रकाश छोटे छोटे बंडल है या छोटे छोटे पैकेज है। यही गुण बताता है इसका कणिका सिद्धांत, प्रकाश के कण की प्रकृति को। ये किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। किसने दिया है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, छोटे छोटे पैकेज में, बंडल में आगे बढ़ता है। प्रकाश छोटे छोटे बंडल में आगे बढ़ता है। ये किसने दिया है? आइंस्टाइन ने। किसने दिया है? आइंस्टाइन ने। अब प्रकाश के छोटे छोटे बंडल को कहते हैं फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे बंडल को क्या कहते हैं? फोटोन। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। किसने दिया? आइंस्टीन ने। किसने दिया? आइंस्टीन ने। और बताइएगा, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। प्रकाश के किस सिद्धांत से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है? प्रकाश के किस सिद्धांत से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है? तो प्रकाश का ध्रुवण सिद्धांत। तो ध्यान से सुनिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण कौन देता है? ध्रुवण सिद्धांत। कौन देता है? प्रकाश का ध्रुवण सिद्धांत। प्रकाश के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण कौन देता है? ध्रुवण सिद्धांत। प्रकाश का ध्रुवण सिद्धांत। प्रकाश का ध्रुवण सिद्धांत। ठीक ना? बात समझें? बताइएगा, प्रकाश के कण प्रकृति का उदाहरण दीजिए। प्रकाश के कण प्रकृति का कोई दो उदाहरण दीजिए। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह और क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश के कण प्रकृति के दो उदाहरण क्या है? प्रकाश विद्युत प्रवाह और क्वांटम सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने। किसने दिया है? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने दिया है? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने दिया है? आइंस्टीन ने। इसी को कहेंगे सापेक्षा। और एक क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने। ठीक ना? चलिए, अब आइए अपवर्तनांक। अब आइए अपवर्तनांक। मिला कहीं अपवर्तनांक? नहीं मिला? एकदम चलिए, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। सुन लीजिए, अपवर्तनांक नहीं मिला तो सुन लीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को कौन चीज़ सूचित कहते हैं? म्यू से। कौन चीज़ सूचित कहते हैं? म्यू से। चलिए आगे बताइएगा, फटाफट देख लीजिए। दो तीन को परिभाषा है। प्रोदीप्त वस्तुएं। प्रोदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहेंगे? प्रोदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया। जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती। ठीक ना? बताइए, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं अप्रदीप्त। क्या बोले? अप्रदीप्त। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे मेज। मेज का अपना प्रकाश है, कुर्सी का अपना प्रकाश है। जो जिसका स्वयं अपना प्रकाश न हो उसे क्या कहेंगे? अदीप्त। पारदर्शक वस्तुएं जिससे आर पार प्रकाश हो जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक। पारदर्शक, जिससे प्रकाश आर पार हो सके उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक। और पारदर्शक वस्तु जिससे प्रकाश आर पार न हो सके या जिससे प्रकाश गुजर न सके उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शक। ठीक ना? और एक क्वेश्चन है अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक, कुछ प्रकाश जा सके और कुछ प्रकाश न जा सके। जैसे समझिए, यहाँ सुन लीजिए, आप लोग बचपन में कागज़ पे अपना चित्र
लिखते होंगे, कागज़ पर चित्र छापते होंगे, तो माथा में तेल लगा के लाते हैं सर में, और उससे आप अगर कागज़ को घस दीजिएगा और उस पर कुछ लिखिएगा तो देखिएगा सामने से दिखाई देगा। बात समझे? अभी कागज़ जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, कागज़ नहीं दिखाई दे, लेकिन अगर इसमें तेल, हाँ नहीं दिख रहा है, इस पार से उस पार किसी को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें तेल लगा देंगे तो हम धुंधला के रूप में देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसे कहेंगे हम अर्धपारदर्शक वस्तु। कौन सा? अर्धपारदर्शक वस्तु। चलिए कुछ देख लेते हैं। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। बॉक्स में है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸। ये 3 को याद रखिएगा, बाकी याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कांच में 2 × 10⁸ और जल में 2.25 × 10⁸, ठीक ना। चलिए अब अगला है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन कोई जानते हैं तो बोल सकते हैं। प्रकाश को सुनिए पहले, प्रकाश जब किसी अवरोध छोटे, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ ध्यान दीजिएगा तो ना समझ पाइएगा ध्यान से। प्रकाश जब किसी छोटे अवरोध से टकराता है तो किनारे से मुड़ के उसकी छाया में चला जाता है। प्रकाश जब किसी अवरोध से टकराता है, छोटे अवरोध से टकराता है, तो वो मुड़ के जो है ना, किनारे से मुड़ के उसकी छाया में चले जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। आप लोग वहाँ हेडिंग है, पढ़ लिए अपने जुबान से। देखो क्या कह रहा है, प्रकाश को अवरोध के किनारे पे थोड़ा मोड़ कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश को अवरोध के किनारे पे थोड़ा मोड़ कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहेंगे? विवर्तन। लेकिन देखिए ध्यान से समझिएगा, भैया ध्यान से समझो। जैसे प्रकाश आया, छोटा सा कण है, इस पे पड़ा तो यहाँ साइड से मुड़ के क्या कर, साइड से मुड़ के आगे बढ़ जाता है, इसे क्या कहेंगे हम? विवर्तन। तो देखिए विवर्तन और प्रकीर्णन में जो है ना बहुत छोटा कम अंतर है। किसमें किसमें? विवर्तन और प्रकीर्णन में। तो प्रकीर्णन को ध्यान से समझिएगा, विवर्तन और प्रकीर्णन को ध्यान से समझिए। प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश अति सूक्ष्म कण, जब प्रकाश अति सूक्ष्म कण मतलब धूल कण वगैरह हैं पे पड़ता है, तो धूल कण प्रकाश के कुछ भाग, वहाँ लिखल नहीं है, लुसेंट में ही बतिया नहीं लिखल होगा, प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषण कर लेता है कुछ भाग को, अब बाकी भाग को चारों दिशा में छितरा देता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे आप लाइट वहाँ है लेकिन ये पूरे रूम को प्रकाश में कर रहा है, क्या है कि चारों पट्टी धूलकण है, वहाँ धूलकण पड़ा, फिर इधर गया, सब एक दूसरे से टकरा के पूरा रूम में भर गया। लेकिन इसके लिए प्रकीर्णन के लिए ध्यान से सुनिए, प्रकीर्णन के लिए प्रकाश का कण अति सूक्ष्म होना चाहिए। प्रकाश का कण अति सूक्ष्म होना चाहिए। प्रकीर्णन के लिए प्रकाश का कण अति सूक्ष्म होना चाहिए, लेकिन विवर्तन के लिए सूक्ष्म से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अति सूक्ष्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बस समझें। जैसे कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा, यहाँ लाइट पड़ा तो यहाँ साइड से क्या हो गया? चल गया। बस समझे? तो ये क्या हो गया? विवर्तन। ये बहुत छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। बस समझे? एक छोटे से कण से टकराएगा, छोटा से तरीका मतलब छोटा, छोटा बोलेंगे तो विवर्तन, अति सूक्ष्म बोल दिए तो प्रकीर्णन। बस समझे ना, दोनों में यही अंतर है। बस समझे? एकदम छोटा कण बोलेंगे तो विवर्तन, अति सूक्ष्म जैसे धूल कण वगैरह हो गया तो प्रकीर्णन। बात समझे कि ना? जो वो अलग चीज़ है। बात समझे कि नहीं? जो हमको आँख से हम ना देख सके, जो कण को आँख से ना देख सकें, उससे क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। और जो देख लिए हम, उससे क्या होगा? विवर्तन होगा। समझे? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, फंस सकता है स्टूडेंट अगर एग्जाम में बढ़िया से यहाँ क्वेश्चन बनाए तो। अब तनिका ध्यान से सुन लीजिएगा, विवर्तन की घटना जो है ना, विवर्तन की घटना जो है
ध्वनि में जो है ना ज़्यादा देखने मिलता है, प्रकाश में इसका एग्जाम्पल कम है। प्रकाश में विवर्तन का एग्जाम्पल कम है, लेकिन ध्वनि में इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है। बस समझे, जैसे कोई यहाँ टकराया, वहाँ से टकरा कर फिर उधर से चल गया। जैसे हम यहाँ बोले लेकिन यहाँ से आवाज़ टकरा कर उधर से चल गया। बस समझे, तो काहे ऐसा होता है, तो ध्यान से सुनिए। ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य, ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य प्रकाश तरंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य प्रकाश तरंग से अधिक होता है। बात समझे, इसीलिए ध्वनि में विवर्तन की घटना ज़्यादा होता है प्रकाश की अपेक्षा। बात समझे, क्वेश्चन पूछ देगा किसमें विवर्तन की घटना ज़्यादा होता है, तो ध्वनि में विवर्तन की घटना ज़्यादा होता है। चलिए समझे कि ना, तो प्रकीर्णन हो गया ना, हाँ प्रकीर्णन हो गया ना। प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से टकरा के अपने चारों दिशा में प्रसारित हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। जब प्रकाश अति सूक्ष्म कण से टकरा के चारों दिशा में प्रसारित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैंगनी का। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज़्यादा होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य, यानी कि प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पे। प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर। जिसका प्रकीर्णन कम उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा उसका तरंगदैर्घ्य कम। बात समझे कि नहीं। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल का। और सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है, इसका मतलब उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम है। बताइएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, उसके तरंगदैर्घ्य पे। अभी ही बताएं, उसके किस पे, तरंगदैर्घ्य पे। प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पे, ठीक ना। बताइएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन का 3-4 गो उदाहरण बताइए। उदाहरण बताइए कोई। हाँ समझिए, ध्यान से सुन लीजिए भैया मेरे। आकाश का रंग क्या होता है, नीला। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है ना आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। किसके समय, प्रकीर्णन के समय। दोपहर के समय सूर्य जो है ना आकाश उजला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के समय। किसके समय, प्रकीर्णन के कारण। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। और समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। यानी कि ये मोटा जानिए, रंग से संबंधित आया कुछ तो मानना है क्या, प्रकीर्णन। क्या मानना है, प्रकीर्णन। चलिए अब आइए परावर्तन। परावर्तन क्या होता है बाबू रे, जब कोई वस्तु दर्पण से टकरा कर एक निश्चित नियम से वापस लौटता है तो उसे क्या कहेंगे हम, परावर्तन। परावर्तन की घटना कहाँ होता है, दर्पण में। परावर्तन की घटना कहाँ होता है, दर्पण में। परावर्तन की घटना कहाँ होता है, दर्पण में। अच्छा एक क्वेश्चन है, बताइएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। सुनिए, ध्यान से सुनिए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, ये मान लीजिए दर्पण है। दर्पण से जितना दूर, दर्पण समतल दर्पण है। समतल दर्पण से हम जितना दूर खड़ा रहेंगे, वस्तु समतल दर्पण से जितना दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब भी उतने दूर बनेगा। बात समझे, जैसे हम मिरर के सामने, यहाँ पर मिरर है, हम इतना दूर हैं, यहाँ ये मिरर है, हम इतना दूर हैं, ठीक ना। तो दर्पण में मेरा प्रतिबिंब भी जो उतने ही दूर बनेगा। बात समझे कि ना, यानी कि वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब भी उतने दूर बनेगा। बात समझे कि नहीं, एनी डाउट। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक। और हमेशा याद रखिएगा, छोटा क्वेश्चन याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा। अब बताइए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई का होगा, कितना होगा, वस्तु की लंबाई के बराबर। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। बात समझे। और समतल दर्पण में एक गुण है, पार्श्व परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है, ठीक ना। इसी को कहते हैं हम पार्श्व परिवर्तन, ठीक ना। बात समझ में आ गया। अगर बताइए, यदि कोई वस्तु भी चाल से दर्पण की ओर जा रहा है, ठीक ना,
कोई वस्तु भी चाल से दर्पण की ओर जा रहा है तो उसमें दर्पण में प्रतिबिंब जो ना किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, टू भी। किस चाल से? टू भी। कोई वस्तु भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, टू भी से। किससे? टू भी से। अब बताइए, ये तो क्वेश्चन हो ही गया है। अब अपना पूरा शरीर देखने के लिए मिरर का लंबाई कितना? अपनी लंबाई से आधा हो गया। और एक क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन के लिए देखिए तो सत्यम बाबू थोड़ा सा रुक रहा है। चलिए, दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुके हुए हो तो प्रतिबिंबों की संख्या का वो फॉर्मूला होता है, आप लोग सभी जने जानते हैं, 360/थीटा। और आगे की कहानी जो एन पर निर्भर करता है, 360 क्या होता है? थीटा। दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुके हुए हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है? 360/थीटा। लेकिन अगर थीटा का मान यहाँ 3 मान होगा, कितने मान होगा? 3। तो तीनों मान को ध्यान से समझिए। अगर थीटा से हम भाग देंगे, थीटा से हम भाग देंगे तो n जो होगा ना, या तो होगा सम संख्या, n होगा या तो सम संख्या, या होगा विषम संख्या, या होगा भिन्न में, ये 3 चीज़ हो सकता है। अगर हम थीटा का मान कुछ भी मान लीजिए 90 डिग्री, थीटा का मान लीजिए कितना? 90 डिग्री। तो 90 से भाग दिए तो कितना हुआ? 4 बार में भाग लगा तो n का मान कितना आ गया? 4। तो 4 कौन सी संख्या है? सम संख्या। बात समझे हैं? 4 कौन सी संख्या है? सम संख्या। अगर हम n का मान सम संख्या है, n का मान क्या है? सम संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगा, प्रतिबिंब की संख्या जो होगा n-1 होगा। क्या होगा? n-1। जैसे थीटा का मान हम 90 डिग्री रखें, जैसे मान लीजिए थीटा का मान रख दिए 90 डिग्री, यानी कि दो दर्पण जो है ना 90 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसका मतलब आप 360 में 90 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है ना 3, यानी कि आपको शीशा में कितने प्रतिबिंब दिखाई देगा? 3। शीशा में कितने प्रतिबिंब दिखाई देगा? 3। बात समझे कि नहीं? एनी डाउट? बात समझे हैं? अगर इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ कितना 60 से भाग दिए, कितना से भाग दे रहे हैं? 60 से। तो 60 से भाग दिए, कितना बार में भाग लगा? 6। कितना बार में भाग लगा? 6। 6 कौन सी संख्या है? सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो 6 सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? 5। को प्रतिबिंब दिखाई देगा? 5। को प्रतिबिंब दिखाई देगा? 5। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये लागू होता है केवल और केवल सम संख्या पर। भाग देने पर क्या है? सम संख्या। भाग देने पर क्या है? सम संख्या। बात समझे कि नहीं? तो जितना भी सम संख्या आएगा तो जितना भी आएगा आंसर उसमें से हम एक क्या करेंगे? घटा देंगे। एक क्या करेंगे? घटा देंगे। लेकिन अगर भाग देने पर आ जाए विषम संख्या, भाग देने पर क्या आ जाए? विषम संख्या, तो आंसर आपका बदल जाएगा। तो विषम संख्या में दो गो आ जाता है, 2 केस आ जाता है। विषम संख्या में कितने केस होते हैं? 2 केस। विषम संख्या में कितने केस? 2 केस होते हैं। तो समझिए अब ध्यान से। रुक जाओ। चलिए, जैसे है 360/थीटा होता है, तो मान लिए थीटा बराबर है, कितना है? 40 डिग्री। थीटा बराबर क्या है? 40 डिग्री। तो 40 से भाग दीजिए, तो 360 में 40 से भाग दीजिए तो कितना आया? 9 आया। कितना आया? 9। 9 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम। 9 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो 9 विषम संख्या है तो इसके लिए 2 केस बनेगा। कितना केस बनेगा? 2। विषम संख्या के लिए कितना केस? 2 केस। विषम संख्या के लिए कितने केस? 2 केस। अब देखते हैं, अब डिपेंड करता है वस्तु जो है, वस्तु कहाँ पे है? बात समझें? दर्पण और दर्पण दोनों के बीच में वस्तु अगर समद्विभाजक पे है, यानी कि हम कितने डिग्री पे रखे हैं कौन को? 40 डिग्री पे। वस्तु रखल है 20 डिग्री पे। वस्तु कहाँ रखल है? 20 डिग्री पे। तो 2 केस है, समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब अगर 40 डिग्री पे है तो समद्विभाजक। अगर वस्तु रखल कितना? 20 डिग्री पे। कितने डिग्री पर? 20 डिग्री पर। तो प्रतिबिंबों की संख्या होगा कितना? 9 है ना?
अगर 20 डिग्री पे है तो 9 n माइनस क्या हो जाएगा 1, n माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी कि 9 है तो 9 में से 1 घटेगा कितना हो गया 8। अगर समद्विभाजक पे नहीं है, मान लीजिए 40 डिग्री पे है, थीटा कितना है 40, थीटा कितना है 40, वो 40 डिग्री है तो उसके 40 डिग्री के बीच में कितना हुआ 20, तो 20 डिग्री पर अगर नहीं है यानी कि समद्विभाजक पर नहीं है, समद्विभाजक पर नहीं रहने पर आंसर नो का नोए हो जाएगा, आंसर नो का नोए हो जाएगा, एन हो जाएगा। और देखिए तीसरा स्थिति है, हो सकता है थीटा का मान हम ले लिए 50, थीटा का मान क्या ले लिए थीटा, तो 360 बटे कितना हो जाएगा, थीटा का मान ले लिए 50, तो कट गया, भाग लग रहा है, भाग नहीं लग रहा, कितना बार में भाग लगेगा 7 बार में, 7 दशमलव समथिंग आएगा 20, तो इसमें पूर्णांक कितना है 7, तो जो पूर्णांक है वही आंसर हो जाएगा, जो पूर्णांक है वही आंसर हो जाएगा, जो पूर्णांक है वही आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो विषम संख्या में ध्यान रखिएगा, अगर समद्विभाजक पर है तो 1 घटाएंगे, समद्विभाजक पर नहीं है तो जितना है उतने हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, भाग देने पे, बात समझे? चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दो दर्पण जो है ना 70 डिग्री से झुका है, दो दर्पण के बीच में जो कोण है कितना डिग्री का है 70 डिग्री पर झुका हुआ है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है 360 में 70 से भाग देना है, 360 में 70 से भाग देना है, तो कितना हो गया, भागने लगेगा 7 पचे 35, 5 दशमलव समथिंग आएगा। अगर दशमलव में आ जाए तो जितना बार में भाग लगा वही आंसर, दशमलव में आ जाए तो जितना बार में भाग लगा वही आंसर, तो 5 बार में भाग लगा तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना, प्रतिबिंबों की संख्या 5, प्रतिबिंबों की संख्या 5। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो दर्पण कितना डिग्री पे झुका हुआ है 30 डिग्री पर, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, बस वही 360 बटे थीटा, थीटा कितना है 30, कितना बार में 12 बार में, तो 12 कौन सी संख्या है बबुआ रे, सम संख्या है, अगर सम संख्या रहे तो एक क्या करेंगे घटा देंगे, एक क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हो गया प्रतिबिंबों की संख्या 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो दर्पण कितना डिग्री से झुका हुआ है 90 डिग्री, तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे 90, कितना हो गया 4, तो सम संख्या है तो एक घटा देंगे, कितना होगा प्रतिबिंबों की संख्या 3। चलिए अगला है 360 बटे 60, कितना 6, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा 5। अगला है 15 डिग्री पर, तो 360 बटे 15, कितना बार में भाग लेगा 15 दूना 30 24, तो प्रतिबिंबों की संख्या 24 माइनस 1 कितना हो गया 23। और एक क्वेश्चन ले लीजिए, अगर थीटा का मान कितना ले लीजिए 40, थीटा का मान 40, तो 360 बटे कितना हो गया 40, कितना हुआ 9। लेकिन अब यहाँ संभल के, अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, वस्तु कहाँ पे है, जैसे विषम संख्या आ जाए तो आपको देखना है वस्तु कहाँ पे है। अगर बोल देगा वस्तु 20 डिग्री पे है, वस्तु कहाँ है 20 डिग्री पे, यानी 20 डिग्री एकदम बीच में हुआ, 20 डिग्री कितना हुआ बीच में, अगर बीच में है तो एक हम क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो गया प्रतिबिंबों की संख्या 8। अगर वस्तु हम बोल दिए 20 डिग्री पर है तो 9 माइनस 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या 8। अगर वही वस्तु हम बोल दिए 15 डिग्री, क्या 15 डिग्री 40 के बीच में है, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 का 9। यही एक खास बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बात समझे कि नहीं, इसमें बस यही एक खासियत आपको ध्यान रखना है, जब विषम आए तो देखिएगा वस्तु कहाँ है, समद्विभाजक पे है या नहीं है। बात समझे कि नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जय हिंद जय भारत। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद जय भारत।